शाक्या वेलकम्स यू ऑन माय चैनल मैथ मैजिशियन। बच्चों, आज का जो वीडियो है वो हमारा 12th क्लास का वीडियो है। जैसा कि जो लोग पुराने हैं, जो लोग रेगुलर वीडियोस देखते हैं, उन्हें पता होगा कि हम लोग डिटरमिनेंट चैप्टर कर रहे थे लास्ट वीडियो में, और हम लोगों ने उसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है, मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसका पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। और हमने उस पार्ट 1 में 6th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे, 1 to 6। और फिर मैंने कहा था कि चूंकि वीडियो बड़ा हो रहा था तो इसलिए हम उसे पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे, ये मैंने बोला था। तो आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम आज उस मिसलेनियस एक्सरसाइज का सेकेंड पार्ट लेके आए हैं, जो कि स्टार्ट हुआ है 7th क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 7th क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, तो हम इसे डिस्कस करेंगे। तो इसे स्टार्ट करने से पहले बच्चों, आपको अगर वीडियो ये पसंद आए, अच्छी लगे, तो आप इसे लाइक एंड शेयर करिए अपने स्टूडेंटों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा गया कि इफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, एक आपको मैट्रिक्स दिया गया है ए इनवर्स, एंड बी इज इक्वल्स टू दिस, देन फाइंड ए बी का होल इनवर्स। मैं बार बार बोलता हूं आप लोगों से कि जब भी आप एक्सरसाइज कंप्लीट करने आए तो आपके पास अपनी एक पर्सनल बुक होनी चाहिए, ताकि आप उसे देखते रहें कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर है। मैंने पहले भी बोला, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो एक टाइप के होंगे, जो मैं आपको स्किप कराऊंगा और कहूंगा कि ये ऐसा ही है, तो वो आपके पास बुक में होना चाहिए, ताकि आप उसको क्लियर कर पाएं कि हाँ, ये क्वेश्चन एक जैसा था, इसलिए सर ने छुड़वाया हुआ है। फिर भी मैं बार बार बोल चुका हूँ, अगर फिर भी आपको ऐसा लगे कि हाँ, ये क्वेश्चन मैं नहीं कर सकता हूँ, सर ने छुड़वा दिया है, तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में जाइए। कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करिए कि सर ये मुझे डाउट है, मैं उसको वहीं रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ाते हैं। तो इसे कैसे करेंगे एक्सरसाइज बच्चों, ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है और बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो इसलिए मैं काफ़ी क्वेश्चनों में हिंट करूंगा कि ये ऐसे करना है, क्योंकि मिसलेनियस है। मेथड हम सभी का पढ़ चुके हैं, प्रीवियस एक्सरसाइज में सबके मेथड पढ़ चुके हैं। अगर किसी भी मेथड में कोई डाउट है तो तुरंत वो एक्सरसाइज का वीडियो आप देखिए, ताकि आपको मेथड क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैं हिंट करूंगा कि ये ऐसे करना है, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा लेंदी है। अगर हम सारे क्वेश्चन करने जाएंगे तो बहुत पार्ट्स बनाने पड़ जाएंगे और बहुत लेंदी वीडियोस रहेंगे। फिर भी कहीं पर मेरा लास्ट क्वेश्चन यही है कि मेन मोटिव जो है वो ये है कि हम आपके डाउट्स क्लियर कर सकें। तो कहीं पर कोई डाउट्स रहे तो वो जरूर आप लेके आइएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इसे कैसे करेंगे। आपको याद होगा, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जब हम एक्सरसाइज कर रहे थे, कि ए बी का जो होल इनवर्स होता है वो इक्वल होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। पढ़ा होगा आपने, और कॉमन प्रॉपर्टी है। मैंने इसका प्रूफ भी दिया था, न्यूमेरिकल भी और थ्योरेटिकल भी, दोनों तरीके से। तो बी इनवर्स ए इनवर्स, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अगर हम इसका होल इनवर्स निकालना चाहते हैं तो हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम बी इनवर्स और ए इनवर्स को पता कर लें। ए इनवर्स की बात करें तो ए इनवर्स तो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, सिर्फ हमारा काम है कि हम बी इनवर्स निकालें, और वो इस बी की हेल्प से निकलेगा। ठीक, बी इनवर्स याद करिए, हमने एक एक्सरसाइज पढ़ी थी जिसमें इनवर्स निकालना सीखा था। वो इनवर्स का पूरी एक्सरसाइज ही वो जो थी वो इनवर्स की थी। लास्ट की जो 2 एक्सरसाइजें हमने पढ़ी हैं, वो दोनों की दोनों एक्सरसाइजें जो है वो इनवर्स को ही टैकल करती हैं, उनमें इनवर्स निकालना ही पड़ता है। जैसे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर हम बी का इनवर्स निकालेंगे तो बी का फॉर्मूला था, या बी का इनवर्स का जो फॉर्मूला था वो था बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी एंड मॉड ऑफ, या सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ बी, क्योंकि हम इसे मॉड नहीं पढ़ सकते, डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। तो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि बी इनवर्स, वहां पर ए के लिए मैंने लिखाया था कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ पर हम बी का निकालना चाहते हैं तो बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट बी और डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ बी आप इसको ओपन करेंगे, ये ओपन करना भी बहुत सिंपल है, आप आराम से ओपन कर सकते हैं। और एडजॉइंट बी कैसे निकालते हैं, मैं थोड़ा हिंट कर दे रहा हूँ। आप लोग क्या करते थे, या हम लोग कैसे निकालते थे, वही पोर्शन B11 पहले वैल्यू निकालेंगे, फिर निकालेंगे B12, फिर ऐसे निकालेंगे B13, फिर ऐसे निकालेंगे B21, फिर B22 और फिर B23। ऐसे ही हम फिर 31, 32 और 33 निकालेंगे, फिर उसके ट्रांसपोज को निकालेंगे। ट्रांसपोज निकालने के बाद हम एडजॉइंट भी निकाल पाएंगे। आपको आइडिया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्रीवियस एक्सरसाइज का वीडियो देखिए, जहां पर मैंने एडजॉइंट निकालना सिखाया है।
और वहीं पर अगली एक्सरसाइज में मैंने इन्वर्स निकालना भी सिखाया। तो दोनों की पूरी एक्सरसाइजेज हैं। अगर उसी चीज़ को यहाँ पर दोबारा से रिटर्न करेंगे या दोबारा से राइट करेंगे तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, वीडियोस बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। तो इसीलिए मेथड आप वहाँ देखिए। हमारे यूट्यूब या ऑनलाइन का यही बेनिफिट होता है कि हम किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। तो आप उसको हेल्प लीजिए और इसे सॉल्व करिए। तो मैंने हिंट आपको कर दिया है कि कैसे करना है, आप वही काम करेंगे। सबसे पहले एडजॉइंट बी निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर्स से हम एडजॉइंट बी निकालेंगे और फिर यहाँ रख देंगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, बी इनवर्स ए इनवर्स वो वैल्यू हो जाएगी किसकी, ए इनवर्स की। आई होप समझ आ गया होगा। तो इसको देख लीजिए कि कैसे करना है, ट्राई करिएगा। कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जैसे कि मैंने कहा था कि हम अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आप देखें तो आपसे कहा गया है वेरीफाई दैट, आपको एक सबसे पहले तो एक मैट्रिक्स दिया गया है ए इज इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स दिया गया है और फिर उसके बाद कहा गया है वेरीफाई दैट फर्स्ट पार्ट में एडजॉइंट ए का इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इनवर्स अंदर, एंड दूसरा पार्ट एडजॉइंट ए इनवर्स का भी इनवर्स अगर हम देखें तो वो ए हो जाता है। तो एक तरीके से ये क्वेश्चन है, लेकिन ये फॉर्मूले के तौर पे भी इन्हें आप याद रखिए या आइडेंटिटी के तौर पे भी इन्हें याद रखिए कि एडजॉइंट ए का जो इनवर्स होगा वो एडजॉइंट ए का इनवर्स होगा। मतलब अगर हम एडजॉइंट ए का होल इनवर्स लगाएं तो वो एडजॉइंट ए के इनवर्स के इक्वल होगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में ऐसे आइडेंटिटीज पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और ये ए इनवर्स का भी इनवर्स अगर हम निकालेंगे तो ये तो कॉमन है, खैर बहुत बार देखी होगी, बट ये थोड़ी सी नहीं है। शायद ये एक्सरसाइज का सबसे लेंदी क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन बहुत लेंदी जाएगा। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसे बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं मानूंगा, लेकिन हाँ एक कैलकुलेशन प्रोसेस के तौर पे या एक कॉन्सेप्ट के बेस पे आप इसको जरूर कर लीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैंने इसको थोड़ा सा सॉल्व करके भी दिखाया है जहां तक नेसेसरी मुझे लगा कि करना चाहिए। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसका एडजॉइंट ए निकालने गया, क्योंकि पिछली बार भी मैंने कहा था एडजॉइंट ए ऐसे निकलता है। देखिए एडजॉइंट ए कैसे निकाला मैंने। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाला इसका, क्योंकि डिटर्मिनेंट इसलिए निकाला गया है कि डिटर्मिनेंट अगर मैंने बताया था वहां एक्सरसाइज में कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है तो फिर हम उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। तो इसलिए सबसे पहले मैंने ये श्योर किया कि कहीं इसका डिटर्मिनेंट 0 तो नहीं। तो सबसे पहले मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, ये रहा ए का डिटर्मिनेंट, मतलब इसको ओपन कर दिया पहली रो के लॉन्ग, तो 1 के लॉन्ग ओपन किया है, -2 के लॉन्ग ओपन किया है और फिर 1 के लॉन्ग ओपन करना आपको आता है। कैलकुलेशन करने के बाद -13 आपको मिल गया। उसके बाद जब मुझे -13 मिल गया तो ये डज नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो ये कंफर्म है कि इसका इनवर्स निकाला जा सकता है। अब अगर निकाला जा सकता है तो फिर कैसे निकालेंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इनवर्स कैसे निकलता है। इनवर्स के लिए सबसे पहले एडजॉइंट निकलता है, और एडजॉइंट कैसे निकलता है वो होता है वही A11 कैसे निकाला जाता है मैंने बताया था जब ये एक्सरसाइज कराई थी। 11 मतलब ये इससे जाने वाला कॉलम और इससे जाने वाली रो दोनों स्किप कर लो तो ये 4 बच जाएंगे। इनको सॉल्व कर लिया, 5 3 15 और 1 1 1, लेकिन दूसरा वाला माइनस लिखा जाता है इसीलिए। फिर ऐसे ही हम निकालेंगे, सॉरी यहाँ पर था तो बात वही है, 5 ये यहाँ पर आप देख लीजिए A11 वही 15 - 1 तो 40। फिर 1 2 की बात करें तो ये वाला एलिमेंट, जाने वाला कॉलम जाने वाली रो दोनों स्किप कर ली, इसकी इधर और इसकी इधर। 1 2 है तो 1 2 में इन दोनों का सम कितना होता है, ऑड, क्योंकि 1 और 2 3 हो जाएगा तो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव आएगा, शायद सभी लोग समझ रहे होंगे। तो इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। ऐसे ही 1 3 में 1 और 3 है मतलब 4 है, तो 4 में फिर से पॉजिटिव, तो अल्टरनेट चल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर ऐसे ही नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से चलता रहेगा। तो वही सारी चीजें आपके सामने है, 1 1 1 2 1 3 आपको निकालना आता होगा। मैंने 9 के 9 एलिमेंट निकाल दिए, और सिंबल का ध्यान रखना कि कहाँ पर आपको पॉजिटिव रखना है कहाँ पर नेगेटिव, क्योंकि उसमें गलती हो जाती है जल्दबाजी में। तो ये हमने निकाल दिए। जब ये निकाल दिए तो एडजॉइंट ए का फॉर्मूला आप जानते हैं कि एडजॉइंट ए कैसे निकलता है। ये कोफैक्टर से जो बना ये डिटरमिनेंट सॉरी मैट्रिक्स होता है ये, तो ये मैंने मैट्रिक्स लिखा, ये एडजॉइंट ए का फॉर्मूला समझ लो या कुछ भी। तो ये एडजॉइंट ए का फॉर्मूला का यहाँ पर सारी वैल्यूज उठा के पुट कर दी, जैसे 1 1 तो 14, 1 2 तो 11, 1 3 तो -5, ऐसे 2 1 11, फिर 4 और फिर -3 और फिर -5 -3 और -1, सारी वैल्यूज रख दी तो हमें एडजॉइंट मिल गया। अब एडजॉइंट के बाद आपको क्या निकालना है, इसमें इनवर्स भी चाहिए एक बार को, क्योंकि इनवर्स भी हमें चाहिए होगा फर्स्ट पार्ट में, नहीं तो सेकंड पार्ट में तो चाहिए, फर्स्ट पार्ट में भी यहाँ पे चाहिए। तो इनवर्स निकालने का फॉर्मूला अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी लिखा था कि ए इनवर्स अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो एडजॉइंट ए तो आपका ये है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है आपका वो -13। तो डिवाइड करना है तो ऐसे लिख दो, -1/13
और एडजॉइंट जैसा लिखा है बिल्कुल वैसा ही 14, 11 माइनस 5, उसके बाद 11, 4 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 3 एंड माइनस 1। तो हमारा एडजॉइंट भी निकल गया और इनवर्स भी निकल गया, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें अभी करनी है। देखो जैसे फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है तो एडजॉइंट ए का भी इनवर्स निकालना है। अब आप इमेजिन करो ये हमने ए का इनवर्स निकाला है, आपको एडजॉइंट ए का इनवर्स निकालना है। जब ये ए दिया था तो ए का इनवर्स निकालने के लिए ये हमें पूरा प्रोसेस करना पड़ा। ध्यान से देखते रहना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब इमेजिन करो आपको एडजॉइंट ए का इनवर्स निकालना है, एडजॉइंट ए का। तो जहां पर एडजॉइंट ए निकला है, जैसे ये एडजॉइंट ए निकला है, इसे आप कोई नया मैट्रिक्स मान लो, सपोज बी, सपोज। तो अब आप मान के चलो कि बी आपको ये दे रखा है और इसका जो इनवर्स निकलेगा इसका यानी कि बी का, वो बोला जाएगा एडजॉइंट ए का इनवर्स। और इसका इनवर्स कैसे निकलेगा? इसका इनवर्स निकालने के लिए सेम यही प्रोसेस, पहले डिटरमिनेंट निकालिए इसका, फिर वही B11, B12, B13, B13 के बाद B2, 21, 22, 23, समझ रहे होंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूं। तो इस केस में क्या होगा, ये सारी चीजें आपको निकालनी पड़ेगी, मतलब फिर से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा फॉर दिस मैट्रिक्स, जैसे कि हमने इसके लिए सॉल्व किया था। तो आप लेंदी इसका अपन देखिए कि कितना लेंदी है ये, कि पहले तो आपको पूरा ए इनवर्स निकालना पड़ा, फिर उसके बाद बी निकालने के लिए आपको जो एडजॉइंट था उसको हमने बी माना, और फिर हमें उसका जो है उसका भी हमें इनवर्स निकालना पड़ेगा क्योंकि ये दे रखा है। तो जाके ये चीज निकलेगी, एक पार्ट का जाके, एक पार्ट भी नहीं, एक पार्ट का जो एक पोर्शन है वो आपका सॉल्व होगा। उसके बाद इसको दिखाना है किसके इक्वल है, इसको दिखाना है ए इनवर्स का एडजॉइंट। ए इनवर्स ये रहा आपका, ये है ए इनवर्स। ए इनवर्स की जो वैल्यू आई, इसे आप मान लीजिए कोई नया मैट्रिक्स, सपोज सी। तो मैंने क्या किया, ए इनवर्स को सी मान लिया। अब ए इनवर्स का भी एडजॉइंट निकालें, जैसे ए का आपने एडजॉइंट निकाला था ना, ए का एडजॉइंट ये था, तो ए ये था तो इसका एडजॉइंट ये है। तो अगर आपको ए इनवर्स का एडजॉइंट निकालना है तो ए इनवर्स मतलब मैंने इसको सी मान लिया, तो सी का आप एडजॉइंट निकाल दीजिए। जैसे आपने ए का एडजॉइंट निकाला है वैसे ही आप सी का एडजॉइंट निकालिए। सी का एडजॉइंट जो निकलेगा वही होगा किसका, एडजॉइंट ए इनवर्स। तो एडजॉइंट निकालने के लिए भी फिर से आपको वही करना पड़ेगा कि सबसे पहले 1 1 1 2 1 3, तो यहाँ पर सी के लिए निकलेगा C11, C12, C13, तब जाके आपके दोनों पार्ट निकल पाएंगे। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको एडजॉइंट ए का इनवर्स निकालना है तो एडजॉइंट ए को मैंने बी दिया है, आप बी का इनवर्स निकाल दीजिए। इनवर्स निकालने का कैसे तरीका होता है, मैंने पूरा तरीका इनवर्स का यहाँ आपको दोबारा से समझा दिया है। बस मैंने जो इनवर्स निकाला है वो ए का निकाला है, आप जो इनवर्स निकालेंगे वो बी का निकालेंगे। फिर ऐसे ही अगर आपको ए इनवर्स का एडजॉइंट निकालना है तो ए इनवर्स का एडजॉइंट निकालने के लिए आप ए इनवर्स जो है, जो आपने निकाला है, जो मैंने निकाला है, वो उसको मैंने सी मान लिया, तो आप सी का एडजॉइंट निकाल दीजिए। और सी का एडजॉइंट कैसे निकलेगा, जैसे ए का एडजॉइंट मैंने निकाला हुआ, ये रहा ए, इसका एडजॉइंट ये है। ऐसे ही आप क्या करेंगे, सी का एडजॉइंट निकालेंगे, तब जाके आपके दोनों बराबर आ जाएंगे और प्रूफ हो जाएगा। तो लेंथी देखिए कितना है। अभी तो सेकेंड पार्ट भी बाकी है। सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है, ए इनवर्स का भी इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ए इनवर्स कितना है, सी। तो सी का आपको इनवर्स निकालना है। ठीक है, सी का इनवर्स निकालने के लिए ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। सी का इनवर्स निकालने के लिए आपको पहले तो उसका एडजॉइंट चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है, अगर सी इनवर्स के लिए फॉर्मूला लगाओगे तो सी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट सी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ सी। तो एडजॉइंट सी आप निकाल चुके होगे। एडजॉइंट सी कहाँ निकाल चुके होगे आप, जहां पर आपने फर्स्ट पार्ट निकाला था एडजॉइंट ए इनवर्स। तो एडजॉइंट ए इनवर्स मतलब एडजॉइंट सी। तो वो आपसे फर्स्ट पार्ट की हेल्प से सीधा क्या करिएगा, डिवाइड करिएगा नीचे और इनवर्स आ जाएगा। और वो जब ए इनवर्स का भी इनवर्स जब आप निकालोगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए के। तो लेंथी देखिए क्वेश्चन कितना है। अब इतने लेंथी क्वेश्चन को बोर्ड पर अटेम्प्ट करें तो कम से कम 3-4 बार बोर्ड रफ हो जाएगा और एक ही क्वेश्चन में आधे घंटे की वीडियो बन जाएगी, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए ये सिर्फ प्रैक्टिस बेस के लिए है। आप आराम से उसको प्रैक्टिस के तौर पे लीजिए, प्रैक्टिस के तौर पे इसे करिए। कहीं पर कोई भी इशू आएगा तो मैं उसे शॉर्ट आउट करूंगा। तो देख लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा है कि इसे इवेलुएट करिए, मतलब जितना सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑपरेशंस के थ्रू। तो मैं इसमें पहला ऑपरेशन लगा रहा हूं, अप्लाइंग R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हम ऐसा करते हैं, सपोज मैं इसे डेल इज इक्वल्स टू कंसीडर कर रहा हूं ताकि LHS में मैं डेल बनाता चलूं। तो जब हम ये ऑपरेशन लगाएंगे, तीनों को जोड़ेंगे, आप देखो x y और ये x प्लस वाई,
तो दोनों ऐसे हो जाएंगे 2x प्लस वाई। आप बहुत बार ऐसे ऑपरेशंस लगा चुके हैं तो आप समझ रहे होंगे 2x प्लस वाई। बाकी में हमने कोई चेंज नहीं किया, तो y ऐसा ही, x प्लस वाई ऐसा ही, x ऐसा ही, यहाँ पर x प्लस वाई ऐसा ही, यहाँ पर x ऐसा ही और यहाँ पर y ऐसा ही। कॉमन की बात करें कि दोनों से क्या कॉमन लिया जा सकता है, तो आप देख रहे हो कि 2x प्लस वाई हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो 2x प्लस वाई टेकिंग आउट एज अ कॉमन 1y x प्लस वाई, 1x प्लस वाई x और 1x वाई। जब ऐसा बन जाता है तो मैंने बहुत बार बताया कि जब आपको ऊपर रो पे 1 1 1 बन जाए तो फिर कॉमन ऑपरेशंस होते हैं कि आपको जीरो बनाना होता है। तो जीरो बनाने के लिए आप सबसे पहला ऑपरेशन C1 टेंस टू C1 माइनस C2 और एक दूसरा ऑपरेशन C2 टेंस टू C2 माइनस C3। ठीक, बहुत बार हम लोग लगा चुके हैं ये ऑपरेशंस। अगर हम ये ऑपरेशंस लगाएं तो 2x प्लस वाई तो बाहर रहेगा। यहाँ पर ऑपरेशन देखें, इससे इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जीरो बन जाएगा। यहाँ से यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो y से y कैंसिल होगा, लेकिन ये x जब सब्ट्रैक्ट होके जाएगा तो माइनस x। ऐसे यहाँ से यहाँ ये x कट जाएगा, बचेगा y। यहाँ पर देखो 1 से 1 0, यहाँ से इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बचेगा y। इसकी इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा x माइनस वाई। और यहाँ वैसे का वैसा ही, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई चेंज नहीं किए, तो 1x और y एज इट इज जैसा लिखा हुआ था। तो आप देख लीजिए यहाँ पर अभी तक दो ऑपरेशन सिर्फ लगाए गए हैं। दोनों ऑपरेशंस में अगर कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि हम और क्या बढ़ा सकते हैं या और क्या ओपन कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ देखें तो 2x प्लस वाई वैसे का वैसा ही। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी पहली रो में 2 जीरो हो चुके हैं, तो केवल एक एलिमेंट के लॉन्ग ओपन होगा 1 के, तो 1 के लॉन्ग हम इसे ओपन कर रहे हैं। तो 1 के लॉन्ग ओपन करेंगे तो रो और कॉलम दोनों छुपा लेंगे, कॉलम छुपा लिया, रो छुपा लिया। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ब्रैकेट लगा के माइनस x माइनस वाई ये, और फिर इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा माइनस वाई। ये बात भी आपको समझ आई होगी। अब बस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 2x प्लस वाई, अगर हम यहाँ देखें अंदर तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये देखें तो एक्स वाई, और अगर इसको देखें तो माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैंने क्या किया, इसमें से माइनस बाहर ले लिया, तो -2 बाहर आ जाएगा, बचेगा x प्लस वाई, और यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। अगर आपने ये पूरा फॉर्मूला पढ़ा हो, ये जो लिखा हुआ है -2 को अगर हम छोड़ दें तो लिखा है x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बहुत बेसिक आइडेंटिटी है, आपने पढ़ी होगी। ये आइडेंटिटी होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और यही इसका फाइनल आंसर है। और छोटे क्लासेस में पढ़ाई जाती है, शायद 9th क्लास में इंट्रोड्यूस होती है ये आइडेंटिटी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। माइनस की अगर आइडेंटिटी हो तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ जहाँ माइनस है वहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इसे एवेलुएट करना था तो यहाँ तक एवेलुएट कर लिया। चलिए इसे नोट करिए, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप इसे देखेंगे और क्वेश्चन नंबर जो 9 अभी हमने किया है उसे देखेंगे तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ये उससे ज़्यादा आसान है, एवेलुएट करना है। और आप यहाँ देखो पहले कॉलम में आपका 1 1 1 दे रखा है, इसका मतलब आपका सीधा सा टारगेट ये है कि आप यहाँ पर 2 जीरो बना लीजिए और बस इस कॉलम के लॉन्ग में आप इसे ओपन कर दीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं वही काम कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ऑपरेशन लगा दे रहा हूँ अप्लाइंग। यहाँ पर अगर आप देखें तो अप्लाइंग मैं एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ। अगर आप ऑपरेशन की बात करें तो मैं एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R1 टेंस टू R1 माइनस R2 एक ऑपरेशन, और दूसरा R2 टेंस टू R2 टेंस टू R2 माइनस R3। ये दो ऑपरेशंस मैंने यहाँ अप्लाई कर दिए। तो उससे क्या होगा, अगेन वही मैं डेल इज इक्वल्स टू, जैसा पिछली बार मैंने लेट किया था, डेल इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2। इन दोनों को सेपरेट करोगे 0, इनको सेपरेट करोगे x कट जाएगा, लेकिन y नेगेटिव हो जाएगा बिकॉज ऑफ सब्सट्रैक्शन। यहाँ पर 0, यहाँ पर सेपरेट करोगे तो 0, यहाँ पर सेपरेट करोगे तो x कट जाएगा, y एज इट इज, यहाँ से वही y से y लेकिन x नेगेटिव, और 1x और x प्लस y हो गया। अब बस आपको किसी भी अलॉन्ग खोल सकते हो, आप चाहो तो रो के लॉन्ग भी खोल दो, क्योंकि रो में भी केवल एक ही एलिमेंट है, बाकी 2 जीरो है, तो मैं रो के लॉन्ग ही खोल रहा हूँ। तो एक्सपेंडिंग अलॉन्ग रो R1,
इसके लॉन्ग अगर एक्सपेंड करूंगा तो इन दोनों को तो हटा दीजिए, इसको ओपन करिए, ये देखिए ये प्लेस है 1 2 का, इसमें ऑलरेडी नेगेटिव आएगा और ये नेगेटिव है, तो मैं नेगेटिव नेगेटिव क्या कर दूं पॉजिटिव, और यहाँ पर कॉलम और रो दोनों स्किप कर दूं, ये कॉलम और ये रो, इसकी इधर मल्टीप्लाई करूंगा 0, इसकी इधर मल्टीप्लाई करूंगा -x आएगा, लेकिन हम लिखेंगे +x, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा x। आप देख लीजिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एक ही ऑपरेशन में हमने इसे कंप्लीट कर लिया। तो इसे नोट करिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा गया है कि प्रूव दैट अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, ये है बीटा प्लस गामा, शायद देखने में थोड़ा सा विजिबल नहीं होगा, लाइट पड़ रही है इस पर, तो बीटा प्लस गामा है ये है गामा प्लस अल्फा और ये है अल्फा प्लस बीटा, और आपके सामने जो भी प्रूफ किया गया है इसे प्रूफ करना है। आइए देखें कैसे करेंगे। यहाँ पर हमेशा हम लोग ऑपरेशंस लगाते हैं और ऑपरेशन लगाने का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि जो प्रूविंग है उसके हिसाब का बने या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 0। अब जैसे प्रूविंग में हमारे पास अल्फा माइनस बीटा है, बीटा माइनस गामा है, गामा माइनस अल्फा है, तो मैं आराम से एक ऑपरेशन लगा सकता हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने एक ऑपरेशन लगाया R1 टेंस टू R1 माइनस R2, और एक ऑपरेशन लगा लिया R2 टेंस टू R2 माइनस R3। ऐसा मैंने इसलिए लगाया, फिर से वही चीज़ मैं डेल इसको ले रहा हूँ, LHS में सॉल्व कर रहा हूँ इसको, तो डेल में इसे ले रहा हूँ। आप देखो मैंने ऐसा क्यों लगाया, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 मतलब अल्फा माइनस बीटा, जो कि हमारे प्रूफ में है, तो मुझे पता है कि अल्फा माइनस बीटा मैं आराम से निकाल लूंगा इसमें से। इसे घटाइए तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अगर मैं थोड़ा डायरेक्ट करूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी होगी, जो कि होती है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, तो अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। अगले पे आइए, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो आप थोड़ा सा बच्चों, गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट पे गामा है और ये भी गामा है, गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा देखो बीटा माइनस अल्फा, देखो बीटा ऊपर है अल्फा नीचे है, तो बीटा माइनस अल्फा, जबकि हमारे अभी तक दोनों बन रहे हैं अल्फा माइनस बीटा, और प्रूफ में भी अल्फा माइनस बीटा है, तो हम क्या करें, बीटा माइनस अल्फा को अल्फा माइनस बीटा बनाने के लिए एक माइनस लगाएं, तो वो अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ऐसे ही सेम नीचे बीटा माइनस गामा, तो यहाँ पे बीटा माइनस गामा पहला एलिमेंट, दूसरा वही बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, तो बीटा माइनस गामा एक ब्रैकेट में, और दूसरे में बीटा प्लस गामा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी। सेम यहाँ अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, वही गामा माइनस बीटा बचेगा, लेकिन हमें चाहिए बीटा माइनस गामा, तो एक माइनस बाहर लगा के मैं इसे बीटा माइनस गामा बना दूंगा, और दूसरे में यानी कि सॉरी तीसरे रो में मुझे कोई चेंज नहीं करना, तो तीसरा जो रो है वो वैसे का वैसा ही हमने छोड़ दिया। अब आप देख लीजिए क्या आप कॉमन ले सकते हैं इसमें से। सबसे पहले पहली रो से आप कॉमन ले सकते हैं अल्फा माइनस बीटा, तो मैंने वो बाहर ले लिया। दूसरी रो से आप कॉमन ले सकते हैं बीटा माइनस गामा, वो भी मैंने बाहर ले लिया। बचा क्या अंदर, यहाँ से बचा 1, यहाँ से बचा अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि माइनस तो कॉमन हो गया, यहाँ से बचा -1, यहाँ से 1, यहाँ से बीटा प्लस गामा, यहाँ से -1, और यहाँ से गामा, गामा स्क्वायर एंड अल्फा प्लस बीटा बन गया। अब हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 0 बना लें, जितने ज़्यादा 0 होंगे हमारे लिए उतना ही फायदा होगा या हमारे लिए उतना ही बेनिफिशियरी रहेगा। 0 हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बना सकते हैं, मैं एक ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाइंग, यहाँ पर देखो C1 टेंस टू मैंने एक ऑपरेशन अप्लाई किया, C1 प्लस C3, C1 टेंस टू, ये पहला कॉलम C1 प्लस C3, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो 0, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 0, तो 2 0 मुझे एक साथ मिल जा रहे हैं। तो बस ऑपरेशन मैंने लगाया और देखता हूँ क्या होगा, वही 1 माइनस 1 0, यहाँ पे 1 माइनस 1 0, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो अल्फा बीटा और ये गामा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। पहली चीज केवल C1 में चेंज किया है, तो बाकी C2 और C3 वैसे ही लिख दीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा और गामा स्क्वायर, नेक्स्ट -1 एंड अल्फा प्लस बीटा। अब हमें पता है कि हमारे पहले कॉलम में 2 0 हो चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, तीसरे के अलॉन्ग इसे ओपन कर देंगे। इसका ये पोजीशन है 3 1 की, तो 3 और 1 4 होता है, तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको बाहर लिखा, अंदर ब्रैकेट में कॉलम और रो दोनों स्किप कर दी, कॉलम और रो, तो ये 4 एलिमेंट बचते हैं। इसकी यहाँ तो माइनस अल्फा माइनस बीटा, इसकी यहाँ लगेगा तो माइनस, लेकिन एक माइनस पहले से ही है तो प्लस हो जाएगा, और ये बीटा प्लस गामा वैसा ही छूट जाएगा जैसा लिखा है।
कटेगा क्या, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और थोड़ा सा रह गया, क्योंकि इसके साथ में अगर आप देखें तो ये दो जो ब्रैकेट बाहर हमने कॉमन लिए थे, अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस गामा, ये साथ में और चल रहे हैं। तो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, और यहाँ पे मैं लास्ट में लिख दे रहा हूँ क्योंकि इधर जगह नहीं, तो अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस गामा। तो अब बचा क्या क्या, वो एक बार फाइनल क्लोजिंग कर लेते हैं। एक तो अल्फा माइनस बीटा हमारे पास है ही, और बीटा माइनस गामा ऑलरेडी हम ये रख ही चुके हैं। उसके बाद यहाँ से देखो, बीटा से बीटा कट गया तो गामा माइनस अल्फा हमारे पास बचा हुआ है। आप देख लीजिए प्रूविंग में गामा माइनस अल्फा, और लास्ट में हमारे पास बचा हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो आप देख लीजिए पूरा प्रूफ है, कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आप बताइए, क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन थी। हमने सबसे पहले वही ऑपरेशन लगाया प्रूविंग के हिसाब का और फिर जीरो बना के ओपन कर दिया। तो ये हुए हमारे 11th क्वेश्चन। तो हम लोगों ने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 11 तक के क्वेश्चनों को कंप्लीट किया हुआ है। अभी क्वेश्चन हमारे पास और भी बाकी है, लेकिन एक वीडियो में वो सारे कंप्लीट कर पाना और लेंदी वीडियो बन जाएगा, तो मैं इसको यहीं रोक रहा हूँ। इस पार्ट में हम लोग इतने ही करेंगे। इसका एक और पार्ट मैं बनाऊंगा, पार्ट नंबर 3, जिसमें हम आगे के सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करिए। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 12th क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि आप प्रूफ करिए कि दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस। आपके सामने प्रूविंग है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं इसे मानूंगा। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो देखें कैसे कंप्लीट करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करें, वही LHS जो कि नॉर्मली हर बार मैं लेता हूँ, इसको डेल इज इक्वल टू ले रहा हूँ और इसे सॉल्व करने के लिए अगर आप देखें यहाँ पर थोड़ा साइड से लिखता हूँ ताकि ज़्यादा जगह हमें लोगों को मिल सके। यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी डिटर्मिनेंट की, अगर आपको याद हो, जब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। पहले मैं लिख दे रहा हूँ, फिर आपको शायद समझ आ जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, जैसे यहाँ पे प्लस लगाए तो हम क्या करेंगे, इसके पहला एलिमेंट जो है वो एक जगह लिख लेंगे, फिर प्लस लगाएंगे और फिर से सेम वही एक्स वाई जेड, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और इसका फिर दूसरा एलिमेंट मतलब पी एक्स क्यूब, पी वाई क्यूब एंड पी जेड। ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी होगी, हमने पढ़ी थी, मैंने आपको समझाई थी सारी की सारी प्रॉपर्टीज। तो अगर आप अब देखें इसको और कितना हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। पहले डिटर्मिनेंट को तो मैंने वैसे ही छोड़ा। दूसरा डिटर्मिनेंट देखिए, क्या आप इस कॉलम से, ये जो थर्ड कॉलम है, पी कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि वो तीनों में है। साथ ही साथ क्या आप पहली रो से, यहां से गौर से देखना, पहली रो से क्या आप x कॉमन ले सकते हैं? तीनों में है। दूसरी रो में y है जो तीनों में है, और तीसरी रो में z है जो तीनों में है। तो इतना कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, यहाँ से 1, यहाँ से x और यहाँ से p चला गया तो बचा x स्क्वायर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1, यहाँ पर y, यहाँ से भी p और y चला गया तो y स्क्वायर, यहाँ से z यानी कि 1, यहाँ से z और यहाँ पर z स्क्वायर। आई होप समझ आ गया होगा। तो आप देखिए बिल्कुल सिंपल है, कॉमन लिया हुआ है, इसके अलावा मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किए। उसके बाद इस डिटरमिनेंट को थोड़ा देखो, इसे मैं चेंज करना चाहता हूं। चेंज कैसे? इसका जो पहला कॉलम है थर्ड कॉलम है जो 1 1 1, इसको मैं लाना चाहता हूं पहले की जगह। ठीक है, तो 1 1 एंड 1, तो ऑटोमेटिकली ये एक्स वाई जेड कहां पहुंच जाएगा, ये थर्ड पे पहुंच जाएगा, और बाहर क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव। अब अगर हम देखें, मैं दोनों को मेरा पूरा मोटिव क्या है, मैं दोनों को एक जैसा बनाना चाहता हूं, क्योंकि इसमें 1 1 1 यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पे भी 1 1 1 करना चाहता हूँ। दूसरा, इसका जो एक्स वाई जेड है वो बीच में है, जबकि हमारा अभी लास्ट में आया है। तो हम क्या करेंगे, अब एक्स वाई जेड को भी रिप्लेस कर देंगे। एक्स वाई जेड को लेंगे इसकी जगह पे, डबल की जगह पे, और डबल वाले को लेंगे सिंगल पे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा एक्स वाई और जेड, और ये माइनस, फिर से एक और माइनस लगेगा, जिससे क्या हो जाएगा प्लस।
मतलब हम इसको ये लिख सकते हैं क्योंकि हमने दो ट्रांसफॉर्म यहाँ पर कर दिए हैं या दो ट्रांसफॉर्मेशन हमने यहाँ पर लगा दिया है। बाकी वैसे का वैसे ही 1 1 1 ऐसा ही, एक्स वाई जेड ऐसा ही, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ऐसा ही। इतना करने से हमें फायदा क्या हुआ? हमें ये फायदा हुआ कि हम चाहे तो इस डिटर्मिनेंट को अब कॉमन ले सकते हैं दोनों से। अगर हम इस डिटर्मिनेंट को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस यहाँ से वही पी एक्स वाई जेड, और ये डिटर्मिनेंट आपने कॉमन ले लिया तो ये बच जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। आप देख लीजिए, एक बेसिक कैलकुलेशन है। अब हमारा काम हमें पता है 1 1 1 है, तो अब हमें क्या करना है? वही अप्लाइंग। जब एक बार रो या कॉलम में 1 1 1 बन जाए फिर तो क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं, तो R1 माइनस R2 और R2 टेंस टू R2 माइनस R3 ऑपरेशंस लगाइए। तो डेल इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको? 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, उसके बाद यहाँ वही 0, यहाँ पे x माइनस वाई, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई। सेम ऐसे ही 0, यहाँ पे y माइनस जेड, वाई माइनस जेड के बाद यहाँ वही y माइनस जेड एंड y प्लस जेड, और लास्ट में 1 जेड एंड जेड। ओके, बहुत बेसिक ऑपरेशंस है। आइए देखें, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसे नेक्स्ट कैसे सॉल्व करेंगे। तो डेल इज इक्वल्स टू हमारा चल रहा है 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। उसके बाद अब हम क्या करेंगे? इसे जो भी कॉमन ले सकते हैं, सॉरी ये ब्रैकेट नहीं, जो भी हम कॉमन ले सकते हैं वो हम कॉमन लेंगे। जैसे यहाँ से देखें, अगर आप पहली रो से, तो पहली रो से x माइनस वाई होल कॉमन है क्योंकि 0 से तो कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है, तो x माइनस वाई कॉमन ले लिया। दूसरी रो से अगर आप देखेंगे तो y माइनस जेड कॉमन है, तो y माइनस जेड कॉमन ले लिया। अब जो बचा वो लिख लीजिए, यहाँ से 0 यहाँ से 1, तो 0 1 एंड x प्लस वाई, ऐसे ही 0 1 एंड y प्लस जेड, और तीसरी रो 1 जेड एंड जेड स्क्वायर, तो 1 जेड एंड जेड स्क्वायर। ठीक है, अब आप ओपन कर दीजिए इसे अलोंग द फर्स्ट कॉलम। तो अगर हम फर्स्ट कॉलम के अलोंग ओपन करें तो ये बाकी चीजें तो वैसे ही लिखी रहेंगी, इन्हें वैसे ही लिखा रहने दीजिए। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और इसे ओपन कर दीजिए। फर्स्ट कॉलम के अलोंग ओपन करेंगे तो 2 तो 0 है, एक सिर्फ बचता है, तो रो और कॉलम दोनों को स्किप कर दीजिए। इसकी इधर करिए तो y प्लस जेड और फिर माइनस यहाँ x प्लस 1, और आप जब इस माइनस को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे y से y कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा z माइनस x। तो बस अब आपका फाइनल आंसर देख लीजिए, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, यहाँ पे x माइनस वाई, यहाँ पे y माइनस जेड, और यहाँ से आप देख लीजिए z माइनस एक्स। एंड लुक एट द प्रूफ, आप देख लीजिए अपना प्रूफ। पूरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल वे में कंप्लीट किया हुआ है, और जो सिंपल ऑपरेशंस थे वो लगाए गए हैं। कॉपी करिए, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 पर। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में आप देख लीजिए प्रूव कराया गया है। आपके सामने एक डिटर्मिनेंट दिया गया है और ये इसके इक्वल प्रूव करना है। आइए देखें कैसे प्रूव करेंगे। सेम वही डेल इज इक्वल्स टू, हम इसे ऑपरेशन लगाते हैं एक, क्योंकि प्रूविंग में हमें a प्लस बी प्लस सी चाहिए, तो कैसे हम बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एक ऑपरेशन लगाया, अप्लाइंग C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये मैंने एक ऑपरेशन लगाया। देखें अब इससे क्या हमें मिलेगा। देखिए इसको, ये रहा C1 प्लस C2 प्लस C3, इन तीनों को ऐड करना है। देखो ये 3a है, ये माइनस है और ये माइनस है, तो ये हो जाएगा -2a और प्लस का 3a, मतलब बचेगा a, और बाकी b और c तो ऑलरेडी प्लस के थे, तो b प्लस c, तो a प्लस b प्लस c। यही सोच के मैंने ऑपरेशन ही लगाया था। ऐसे यहाँ पर 3 भी देखिए प्लस का, और 2 भी माइनस के हैं, तो ये भी आप मैच कर लीजिए। ये भी a प्लस बी प्लस सी बचेगा, और नीचे वाला भी a प्लस बी प्लस सी बचेगा। तो यही सोच के मैंने ऑपरेशन लगाया था कि हमें a प्लस बी प्लस सी एक कॉलम में मिल जाएगा, और हम उसे कॉमन ले लेंगे, तो प्रूविंग का एक पार्ट हमारा बन जाएगा। तो आप देख लीजिए, ये रहा हमारा आगे का काम। कॉमन ले लिया a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी आप कॉमन ले लीजिए। यहाँ बच जाएगा वही 1 1 1, बाकी एलिमेंट्स में कोई चेंज नहीं आएगा, वो वैसे के वैसे ही छूट जाएंगे। और 3 से
अब आगे का काम आप लोग आराम से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार मैं ऐसे क्वेश्चंस करा चुका हूँ कि जब भी आपका किसी एक रो या किसी एक कॉलम में जीरो बन जाए तब आपको ऑपरेशंस वही लगाने हैं। अप्लाइंग R1 टेंस टू R1 माइनस R2 तो एक जीरो बनेगा, और फिर R2 टेंस टू R2 माइनस R3 तो दूसरा जीरो बनेगा। तो ऊपर के ये दोनों जीरो हो जाएंगे, बस एक के लॉन्ग खोल देंगे तो हमें ये मिल जाएगा जो हमें चाहिए। तो आई होप आप आगे का काम कर लेंगे। जहाँ तक मैन था वो मैंने करा दिया, उसके बाद आप आगे का कर पाएंगे। तो देखिए, इसे कॉपी करिए, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा 14th क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि प्रूव करना है, फिर से प्रूविंग के ही एक ही जैसे अब पार्ट हैं हमारे पास, प्रूविंग के ही पार्ट हैं। तो आइए देखें इसमें क्या हम लगा सकते हैं ऑपरेशन अप्लाइंग। अगर आप देखें तो हमारा कॉन्सेप्ट वही रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बना सकें। तो मैंने एक ऑपरेशन लगाया R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1, और एक ऑपरेशन लगाया R3 टेंस टू R3 माइनस 3R1। बहुत इजी ऑपरेशन रहता है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपली दिख रहा है कि हमें क्या करना है। तो मैंने दो रो चेंज की हैं, एक दूसरी और एक तीसरी। पहली रो में मैंने कोई चेंजेस नहीं किए, तो पहली रो को मैं वैसे का वैसे ही लिख दे रहा हूँ, 1 प्लस पी एंड 1 प्लस पी प्लस क्यू। मैंने दूसरी रो में इस तरीके से ऑपरेशन किया है कि R2 माइनस 2R1, तो R1 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो यही सोच के मैंने ऑपरेशन लगाया है। यहाँ देखिए, अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि 3 प्लस 2p, तो आपके पास R2 का एलिमेंट है, माइनस करना है 2 और R1 के साथ, R1 का मतलब 1 प्लस p के साथ। तो इसे आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 3 प्लस 2p माइनस 2 माइनस p, अगर आप माइनस 2 माइनस 2p, अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 1 बचता है और ये कैंसिल हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना बचेगा, 1। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट एक और टर्म है, तो वो हमारे पास है ये, तो 4 प्लस 3p प्लस 2q, ये और माइनस 2 करना है, और R1 है हमारे पास 1 प्लस p प्लस q। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 प्लस 3p प्लस 2q माइनस 2 माइनस 2p और माइनस 2q। तो माइनस 2q से प्लस 2q सबसे पहले कैंसिल हुआ, ये 2 और 4 में 2 हट गया, और 3p में से 2p अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो p बचेगा। इसका मतलब यहाँ पर है 2 प्लस p। तो हमारा दूसरा ऑपरेशन बिल्कुल क्लियर हो गया। अब चलते हैं हमारे तीसरे ऑपरेशन की तरफ कि तीसरा ऑपरेशन कैसे लगेगा। तो तीसरा तो यहाँ तो डायरेक्टली जीरो होना है, क्योंकि सोच के ही लगाया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास है 6 प्लस 3p, और इसमें से माइनस करना है 3R1, तो 3R1, R1 की अगर हम बात करें तो R1 है हमारे पास 1 प्लस p, तो ये हो गया 6 प्लस 3p माइनस 3 माइनस 3p। इससे ये कैंसिल हो गया, 6 माइनस 3, तो यहाँ तो 3 बच जाता है। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर भी उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि कैलकुलेट कितना होगा। तो अगर हम देखें तो R3 है हमारे पास 10 प्लस 6p प्लस 3q, और माइनस 3 ऑफ 1 प्लस p प्लस q। इसे सॉल्व करते हैं तो 10 प्लस 6p प्लस 3q माइनस 3 माइनस 3p माइनस 3q, ये हो गया 10 माइनस 3 7, 6p माइनस 3p, तो ये बच गया 3p, और यहाँ पे इससे ये कैंसिल, तो 7 प्लस 3p। ठीक है। तो अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत हुआ करे तो आप ऐसे ही रफ पे, जैसे मैंने करके देखा, डाटा थोड़ा सा बड़ा था तो आप इसे रफ पेपर पर करके देख सकते हैं। जो भी रिजल्ट आए वो आप यहाँ लिख दें। बस अब आपको कुछ करना नहीं, 2 एलिमेंट जीरो है तो आप केवल इसके रिस्पेक्ट में ओपन कर दीजिए, बस ऑपरेशन में ही टाइम लगना था, इसके अलावा किसी में नहीं। रो कॉलम छुपाइए, यहाँ रखिए 7 प्लस 3p, 7 सॉरी ये 7 है, 7 प्लस 3p यहाँ, और ये माइनस 3 2 प्लस p यहाँ आइए, तो 7 प्लस 3p सॉरी 7 प्लस 3p माइनस 6 माइनस 3p, इससे ये कैंसिल, 7 माइनस 6 कितना हो गया, 1। आप देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ आपको पहला ऑपरेशन ध्यान से लगाना था कि आपको 2 जीरो करने थे। मैंने शुरू में ही 2 जीरो किए। वो ऐसे कर सकते थे कि एक बार R1 में 2 की मल्टीप्लाई करिए तो ये जीरो हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये, और उसके बाद डायरेक्टली ओपन कर दिया। ओपन में तो कुछ था ही नहीं, आराम से वैल्यू निकल गई। तो नोट करिए इसे और फिर देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है इसलिए अब मैंने इसे जल्दी से लिख दिया, तो हम जल्दी से क्वेश्चनों को अच्छे से समझेंगे।
तो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया था और हमें जीरो के इक्वल इसे प्रूव करना था। तो मैंने क्या किया, LHS उठाई और ये जो फॉर्मूले हैं कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जल्दी। कॉस ए प्लस बी या कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता था कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। आप लोगों ने पढ़े होंगे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले मैंने वही यहाँ लगाए हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ऐसे ही यहाँ पे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, बस ए और बी की जगह यहाँ पर अल्फा डेल्टा है, यहाँ पे बीटा डेल्टा है और यहाँ पर गामा डेल्टा है, लगा दिए। उसके बाद मैंने देखा, मैंने एक ऑपरेशन लगाया C1 टेंस टू C3 टेंस टू C3 प्लस साइन डेल्टा C1, ये है C1। मैंने सोचा अगर इसमें मैं साइन डेल्टा की मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन अल्फा साइन डेल्टा, यहाँ भी है साइन अल्फा साइन डेल्टा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही साइन बीटा साइन डेल्टा, साइन बीटा साइन डेल्टा, और ऐसे ही साइन गामा साइन डेल्टा, दोनों ये तीनों के तीनों टर्म कट जाएंगे। तो मैंने वही किया, C1 में साइन डेल्टा की मल्टीप्लाई की तो सबके साथ साइन डेल्टा आ जाएगा, और वो जब इसके साथ ऐड होगा तो ये पोर्शन कट हो जाएगा, केवल कॉस कॉस कॉलम बच जाएगा। तो ये कॉस 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 वाला बचा दिया मैंने, बाकी दोनों कॉलम वैसे ही हैं। यहाँ पर अगर आप देखिए तो तीसरे कॉलम में कॉस डेल्टा कॉस डेल्टा कॉस डेल्टा तीनों में है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी कॉस डेल्टा बाहर ले लिया। कॉस डेल्टा जैसे ही बाहर आया, यहाँ वही साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा एज इट इज, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा एज इट इज, और यहाँ पे भी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, क्योंकि ये तीनों कॉमन हो गए। तो यहाँ पर दो कॉलम सेम हो गए, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, क्योंकि C2 यानी कि ये वाला कॉलम और C3 ये कॉलम दोनों के दोनों सेम है। और अगर C2 और C3 सेम है तो हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि किसी डिटरमिनेंट के अगर दो कॉलम या दो रो सेम हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। तो यहाँ जीरो हुआ, कॉस डेल्टा की इसमें मल्टीप्लाई भी करोगे तब भी फाइनल आंसर जीरो ही रहेगा। तो थोड़ा तेजी से वीडियो अब बना रहे हैं क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है, तो देख लीजिए आराम से, आपके पास तो ऑप्शन है, आप स्लो करके इसे देख सकते हैं। तो देख लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो उसे डिस्कस करिए। ये रहा हमारा 16th क्वेश्चन। अगर आप 16th क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं और कहा गया है कि इन्हें सॉल्व करना है, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। इस मिसलिनियस एक्सरसाइज से जस्ट पहले जो हमने एक्सरसाइज की थी उसमें इसी तरीके की इक्वेशंस थी, लेकिन वो लीनियर थी, मतलब उसमें जो एक्स वाई जेड थे वो ऊपर थे। यहाँ पर आप देखो एक्स वाई जेड नीचे है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत जल्दी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले आप क्या करो, लेट 1/x इज इक्वल्स टू कोई अनदर वेरिएबल, सपोज u, 1/y इज इक्वल्स टू v और 1/z इज इक्वल्स टू w। अगर आप ऐसा लेट कर लेते हो तो यहाँ हो जाएगा 2u, क्योंकि 1/x की जगह u आ जाएगा। ऐसे ही पहली क्वेश्चन में हो जाएगा 3, 1/y की जगह v, और ऐसे ही यहाँ पर 10 और 1/z की जगह w इज इक्वल्स टू 4। ऐसे ही नेक्स्ट 4/x, x की जगह u माइनस 6/v, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा w इक्वल्स टू 1। यहाँ पे भी वही 6u 9v और माइनस 20w इक्वल्स टू 1, और सॉरी 2। नाउ अब आप देखो, क्या ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है? हम इन पर प्रॉपर वही मेथड अपनाएंगे, इन्हें लिखेंगे सबसे पहले ax इज इक्वल्स टू b की फॉर्म, वहाँ से a इनवर्स निकालेंगे, और a इनवर्स का वो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि a इनवर्स फॉर्मूला इस तरीके का था, x इज इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू b, पढ़ा होगा। तो x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, बस x में जहां पर हम लोग x y z रखते थे, इन इक्वेशनों के लिए यहाँ पे रखा जाएगा u v एंड w। फिर आप जब कंपेयर करोगे तो जो आंसर्स निकलेंगे वो u v w के निकलेंगे, लेकिन आपको फाइनल आंसर तो x y z का चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर u v z की वैल्यू पुट कर दोगे तो x y z आराम से निकल जाएगा, मतलब उनका उल्टा करना है। अगर u की वैल्यू सपोज u की वैल्यू 5 आती है तो वहाँ से जो x की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1/5, क्योंकि हमने इस तरीके से लेटिंग की हुई है। तो बस इतना काम करना है कि जो इक्वेशंस आपको लीनियर नहीं है दी हुई वो आपको लीनियर बनानी है, और उसके लिए आपको 1/x 1/y और 1/v को u v w x मानना है, और सॉल्व करके प्रीवियस एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट की तरह u v w की वैल्यू निकाल देनी है, और u v w से फिर x y z निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे करना है। आइए चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव हैं 3, उनको देखते हैं कैसे होंगे। तो आइए देखें अपने लास्ट क्वेश्चनों को, क्योंकि अब हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस शुरू होते हैं 17, 18 और 19। तो मैं 17 और 18 आपके सामने लिखे हुए हैं, देखते हैं ये कैसे होंगे। जैसे 17 की बात करें तो इसमें कहा गया है इफ ABC आर इन AP, देन ABC अगर AP में है तो आपको इन 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन पिक करना है।
तो आइए देखें कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये कंडीशन कि इफ ए बी सी आर इन ए पी, इफ ए बी सी आर इन ए पी, तो यहाँ पर क्या कंडीशन हो सकती है। आपने पढ़ा था कि तब कंडीशन होती थी 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी। 10th में भी हमने पढ़ा है और 11th में भी पढ़ा है कि 2b इक्वल टू ए प्लस सी होता है। अगर आप इसे और सही से लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि b माइनस ए इज इक्वल्स टू सी माइनस b माइनस ए इज इक्वल्स टू सी माइनस बी। आप देखो आराम से, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि b माइनस ए इज इक्वल्स टू सी माइनस बी, क्योंकि इस a को इधर ले आए और इसका एक b उधर भेज दिया, दोनों की बात एक ही है। आप इसे सॉल्व कर लीजिए या इसे दोनों की वैल्यू एक ही रहेगी। ये मैंने इसलिए निकाला क्योंकि अभी मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये डेल इज इक्वल्स टू मैं थोड़ी देर के लिए इसे मान लेता हूँ और इसमें ऑपरेशन लगाता हूँ, अप्लाइंग R2 टेंस टू R2 माइनस R1 फर्स्ट ऑपरेशन, और दूसरा R3 टेंस टू R3 माइनस R2। तो दो ऑपरेशंस मैंने लगा लिए। पहला ऑपरेशन लगाएंगे तो पहले तो R1 को एज इट इज लिख दो क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, वो वैसे की वैसे ही है। यहाँ आओ, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना है। x से x कटेगा, 3 में से 2 तो 1। यहाँ भी x से x कटेगा, 4 में से 3 2 1। यहाँ x से x कटेगा, 2 कॉमन लेके बच जाएगा b माइनस ए। देख लो अच्छे से। यहाँ भी x से x कटेगा, 4 माइनस 3 1। x से x कटेगा, 5 माइनस 4 1। यहाँ भी x से x कटेगा, बचेगा 2 और यहाँ पर c माइनस डी। ठीक, ओके। अब आप गौर से देखो, मैंने इसीलिए ये कंडीशन बनाई थी। हमने यहाँ पर ये बात प्रूव की है, या ये हमें गिवन है कि b माइनस ए की जगह आप c माइनस बी रख सकते हैं। अब आप इसको देखो, या तो आप b माइनस ए की जगह c माइनस बी रख दो या c माइनस बी की जगह b माइनस ए रख दो। तो आप इमेजिन करो कि अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, कि b माइनस ए और c माइनस बी इक्वल है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये रो यानी कि R2 और ये रो R3 दोनों सेम हो गई, क्योंकि 1 और 1 तो पहले से ही सेम है, और ये जो वैल्यू है b माइनस ए और c माइनस बी, ये भी दोनों इक्वल है। तो आप एक की जगह दूसरी वैल्यू उठा के पुट कर लो। आप चाहो तो c माइनस बी की जगह यहाँ आप चाहो तो b माइनस ए, मैं मिटाना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि वो पूरा कॉन्सेप्ट फिर बिगड़ जाएगा। तो फिर क्या करना, b माइनस ए आप रख दो, दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी, और जैसे ही दोनों की वैल्यू बराबर होगी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो मैं अब यहाँ कर दे रहा हूँ x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 2a 1 1, और यहाँ पर 2b माइनस ए की जगह मैं रख दे रहा हूँ c माइनस बी, और ये वैसे ही छोड़ रहा हूँ c माइनस डी। देख लीजिए दोनों बराबर हो गई, और अगर दोनों बराबर हो गई तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था, इसीलिए मैंने इसकी वैल्यू निकाली थी, क्योंकि मुझे साफ क्लियर था कि मुझे इसे सब्ट्रैक्ट करना है और वैल्यू पुट करनी है। तो ये हुआ हमारा 17th क्वेश्चन। इसका ऑप्शन ए सही होगा क्योंकि ए में 0 दे रखा है। अब बढ़ते हैं हमारे 18th क्वेश्चन की तरफ। उसमें कहा गया है कि एक्स वाई जेड जो है वो नॉन जीरो है, मतलब उसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। तो आपको इस जो मैट्रिक्स दे रखा है इसका इन्वर्स निकालना है कि इसका इन्वर्स कितना होगा। देखो बहुत शॉर्ट ट्रिक है, आप चाहे तो इन्वर्स का पूरा प्रोसेस लगाओ इन्वर्स निकालने का, वही एडजॉइंट ए निकालो पहले, फिर आप क्या करो उसका डिटर्मिनेंट निकालो, फिर उसे डिवाइड करो। तो वो एक मेथड है, मेथड समझ ही रहे होगे, ये वाला मेथड ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये मेथड है, फॉर्मूला है। आप इसका एडजॉइंट निकालिए, फिर डिटर्मिनेंट निकालिए, फिर वैल्यू पुट करिए। या एक शॉर्ट ट्रिक भी है अगर आप उसे देखना चाहें। याद रखिएगा वो ट्रिक केवल ऐसे मैट्रिक्स पर ही लगती है जो कि एक डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो इसमें डायगोनल पर ही एलिमेंट हैं, बाकी कहीं पर नहीं है। तो अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स है तो आप क्या करिए, उसका इन्वर्स निकालने के लिए क्या करिए, उसके जो भी डायगोनल एलिमेंट हैं उनका इन्वर्स कर लीजिए। जैसे x का इन्वर्स कितना होगा, x इन्वर्स, बाकी वैसे ही छोड़ दीजिए। y का इन्वर्स कितना होगा, y इन्वर्स, और ऐसे ही z का इन्वर्स कितना होगा, z इन्वर्स, और बस ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। यही आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये बात सिर्फ उसी पर लगती है, ऐसे मैट्रिक्स पर ही लगती है जिसके डायगोनल पर ही एलिमेंट होने चाहिए। अगर डायगोनल के अलावा कहीं एलिमेंट है तो फिर ये बात लागू नहीं होगी, फिर आपको वही प्रॉपर मेथड अपनाना पड़ेगा, यही एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाला। तो ये आपका इस तरीके से होगा। तो ये इसका ऑप्शन जो भी आपका ऑप्शन दिया है वो ये वाला ऑप्शन होगा, x की पावर -1, y की पावर -1 एंड z की पावर -1। तो ये थे हमारी एक्सरसाइज, जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसको हमने कंप्लीट किया हुआ है, और इस हिसाब से हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है।
तो आपको अगर फिर भी कोई डाउट या कोई भी ऐसा क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपके पास, तो आप मुझसे पूछिए कि इसे कैसे कंप्लीट किया जाएगा। बाकी आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए जब चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा डिटर्मिनेंट का, जिसमें कुछ क्वेश्चन मैट्रिक्स के भी हो सकते हैं। तो वो एक कंबाइंड होगा, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का एक प्रैक्टिस सेट टाइप का होगा। वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसे डाउनलोड कर लीजिए। जो लोग डिस्क्रिप्शन नहीं जानते हैं, तो जहाँ पर मेरे वीडियो का जो टाइटल लिखा हुआ है, जिस पे मैथ म्यूजिशियन करके लिखा हुआ होगा, उस टाइटल पर आप क्लिक करिए तो एकदम से एक पेज खुलेगा, उसमें एक लिंक दे रखी होगी, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वो PDF डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और जो भी लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन प्रेस कर लेना है। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।